नमस्ते दोस्तों। आज अभिव्यक्ति में हम सुनेंगे भीष्म साहनी की लिखी कहानी झुटपुटा। तो चलिए शुरू करते हैं। दूध के बूथ के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी थी। 2 दिन बाद दूध मिलने की उम्मीद बंधी थी। लोग लपक लपक कर आने लगे थे और लाइन लंबी खींचती चली गई। देखते ही देखते उसका दूसरा सिरा पार्क तक जा पहुंचा। लोग चुप थे। लंबी लाइन के बावजूद माहौल में सन्नाटा था। कल दूध नहीं आया था। कल सब्जी वाले की दुकान के बाहर भी दिन भर टाट का पर्दा टंगा रहा। मक्खन डबल रोटी की दुकानें भी कुछ देर के लिए खुली थीं, फिर बंद हो गईं। कल की तो बात ही दूसरी थी। कल तो लूट पाट और आगजनी की घटनाएं घटती रहीं। इस समय प्रभात का झुटपुटा था और कल की घटनाओं के अवशेष साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहे थे। बूथ से थोड़ा हटकर ऐन चौराहे के बीचों बीच एक जली हुई मोटर का काला कंकाल सा पड़ा था। जलाने वाले उसे आग लगाते समय दाएं बाजू उल्टा कर गए, जिससे वह और भी ज़्यादा कुरूप और भयावह नजर आ रहा था। सड़क के पार दवाइयों की दुकान के भी अस्थि पंजर नजर आ रहे थे। इस समय वह दुकान खाली कोह जैसी थी। साइन बोर्ड का एक दूसरा सिरा टूटकर नीचे की ओर लटक रहा था। अंदर टूटी फूटी अलमारियां मलबे के ढेर जैसी लग रही थीं। बड़ा अटपटा लग रहा था। भला कोई दवाइयों की दुकान भी लूटता है? प्रोफेसर कन्हैया लाल भी लाइन में डोलची उठाए खड़ा था और सोच रहा था कि कैसे एक दिन में मोहल्ले का माहौल बदल गया है। यूं सन्नाटा तो सड़कों पर कल सुबह ही छा गया था, पर फिर भी इक्का दुक्का आदमी आ जा रहे थे और कुछ एक दुकानें भी खुली थीं। कन्हैया लाल स्वयं एक दुकान पर से सौदा सुल्फ ले आया था। हवा में अनिश्चय डोल रहा था और दुकान के कारिंदे ने भी कहा था, और कुछ भी लेना हो तो ले जाइए, क्या मालूम दुकानें फिर कब खुलें। क्यों, क्या बात है? क्या किसी की बात की अंदेशा है? क्या मालूम, कुछ भी हो सकता है। इससे कुछ ही देर बाद दुकानें बंद होने लगीं। लगभग 10 बजे सुनने में आया कि पिछली बस्ती में आग लगी है। शायद इसकी भनक दुकानदारों को पहले से लग गई थी, तभी बची खुची दुकानें भी सहसा बंद हो गईं। प्रोफेसर कन्हैया लाल अपने घर की छत पर यह देखने के लिए चढ़ गया कि सचमुच आग लगी है या झूठी अफवाह फैला दी गई। पर उसने पाया कि आग एक जगह पर नहीं, अनेक स्थानों पर लगी है। करोल बाग की ओर से 3 जगह से धुआं उठ रहा था और भी बहुत से लोग अपनी अपनी छतों पर जगह जगह से उठते धुएं को देखते हुए कयास लगा रहे थे कि आग कहाँ लगी है। इधर पीछे मोती नगर की ओर से भी 2 जगह से धुआं उठ रहा था। एक जगह से तो बड़ा काले रंग का घुमड़ता सा धुआं ऊपर उड़ जाने पर भी छितर नहीं पा रहा था। जगह जगह पर से उठते धुएं को देखकर कन्हैया लाल के दिल में धक सा हुआ और फिर जैसे उसके मस्तिष्क में जड़ता सी आ गई थी। इससे अधिक उसकी प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसे भी लगा जैसे वह यंत्रवत सा उस दृश्य को देखे जा रहा था। प्रोफेसर कन्हैया लाल ने पहले भी अनेक बार आग के उठते शोले देखे थे, ऐसे शोले जिनसे आधा आसमान लाल हो उठे। बाद में उन्हें याद करते वह आतंकित भी महसूस किया करता था, पर इस वक्त तो उसके जड़ मस्तिष्क में एक ही बात बार बार उठ रही थी। दिन को लगाई गई आग और रात को लगाई गई आग में बड़ा अंतर होता है। दिन को लगाई गई आग में दहशत नहीं होती, जबकि रात के वक्त लगाई गई आग बड़ी भयानक नजर आती है। रात की आग में धुआं नजर नहीं आता, केवल धधकती आग की लौ नजर आती है और सांपों की तरह ऊपर से उठते हुए आग के लपलपाते शोले नजर आते हैं। आसमान लाल होने लगता है, जबकि दिन के वक्त धुआं ज़्यादा नजर नहीं आता और आग के शोले धुएं के बादलों में खोए से रहते हैं। अनेक मकानों की छतों पर लोग खड़े थे। केवल सिख परिवारों के घरों की छतें खाली थीं और छज्जे भी खाली थे। कन्हैया लाल की आंखों ने यह भी देखा। बात उसके मन में बैठ गई, पर उसकी कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब से यह घटना चक्र शुरू हुआ था, लगभग 3 बरस पहले से, तभी से धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में जड़ता आने लगी थी। शुरू में वह बड़ा उद्वेलित महसूस किया करता था। सही कौन है और गलत कौन, इसका अंदाज़ा भी वह अपने बलबूते पर लगा लिया करता था, पर बहसें भी करता था और उद्विग्न भी होता था। पर धीरे धीरे उसके मन में रिक्तता सी आने लगी और उसे लगने लगा जैसे कुछ है जो पकड़ में नहीं आ रहा, जो हाथों में से छूटता सा जा रहा है। कहीं कुछ फूट पड़ा है जो काबू में नहीं आ रहा। तभी वह चुपचाप और लोगों के तर्क सुनने लगा था। सभी पक्षों के, सभी मतों के सुनता रहता और केवल सिर हिलाता रहता। उसकी अवधारणा कहीं जमने भी लगती
तो तर्क कुतर्क के एक ही थपेड़े में वह बालू की भीत की तरह ढह जाती। बस इतना ही रह गया था, जब कोई रोमांचकारी घटना घटती तो वह सिर हिलाकर कहता, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे आगे उसका दिमाग काम नहीं कर पाता था, या फिर दिमागी उधेड़-बुन शुरू हो जाती। लगभग 2 बजे लठैतों का एक गिरोह मोहल्ले में घुसा था। मोती नगर की ओर से वे लोग आए थे, लाठियां और लोहे की लंबी लंबी छड़ें उठाए हुए। उस वक्त कन्हैयालाल मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ बाहर चौक पे खड़ा था। वे लोग चलते चलते सीधी सड़क छोड़कर बाएं हाथ को घूम गए और आंखों से ओझल हो गए थे। उनके ओझल हो जाने पर चौक में खड़े लोग कयास लगाने लगे कि वह किस दुकान पर वार करने गए होंगे। वह हलवाई की दुकान थी। यही बहुत से लोगों का कयास भी था। इसका पता धुएं के उस बवंडर से लग गया था जो उस ओर से शीघ्र ही उठने लगा। तरह तरह की टिप्पणियां कन्हैयालाल के कानों में पड़ रही थीं। मैंने कल रात ही कहा था, गड़बड़ होगी, मोहल्ले की एक कमेटी बना लो। जब कोई गुंडे आए तो उन्हें मोहल्ले के अंदर घुसने ही मत दो। ये मल्होत्रा था, चौथे ब्लॉक वाला। इस पर कोई नहीं बोला। इन सरदारों को एक चपत तो पड़नी ही चाहिए, कोई दूसरा आदमी कह रहा था। इन्होंने अत उठा रखी थी। इस पर भी कोई नहीं बोला। कृष्णलाल की बूढ़ी माँ कहीं से चली आ रही थी। चौक के पास खड़ी मंडली के पास से गुजरते हुए बोली, वे जीर्ण जोगिया, इन्हानू रोके देओ, इन्हानू मना कर। पर किसी ने जवाब नहीं दिया। इस पर बुढ़िया खड़ी हो गई। मेरा दिल थर थर काँपता है। मेरे तीनों बेटे अमृतसर में हैं। यहाँ तुम सिखों को बचाओगे तो कोई माई का लाल वहाँ मेरे बच्चों को भी बचाएगा। फिर भी किसी ने उत्तर नहीं दिया। जमाना था जब कहीं पर भी झगड़ा हो जाने पर कन्हैयालाल उसमें कूद पड़ता और लड़ने वालों को छुड़ा देता था। कहीं पर शोर सुन लेता तो उस ओर भाग खड़ा होता, पर आज उसके पाँव नहीं उठ रहे थे। आंखें फाड़े केवल देखे जा रहा था। आगे बढ़ने के लिए टांगें उठ ही नहीं रही थी। केवल एक ही वाक्य मन में बार बार उठ रहा था, बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी। तभी लठैतों का गिरोह फिर से सड़क पर आ गया और मस्ती में झूमता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। दवाइयों की दुकान के सामने वे लोग रुक गए। सांवले रंग का एक लंबा सा लड़का जिसके हाथ में लंबी सी लोहे की छड़ थी, सबसे पहले दुकान की ओर बढ़ा और उसने सीधे साइन बोर्ड पर वार किया। एक ही वार में साइन बोर्ड का सिरा टूट गया और वह नीचे की ओर लटक गया। फिर बाकी लोग सक्रिय हो गए। दरवाज़ा टूटा तो वे बड़े आराम से दुकान के अंदर जाने लगे और जो हाथ लगा उठा उठाकर हंसते चहकते बाहर निकले। कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई हुल्लड़ नहीं था, न दुकान तोड़ने में न उसे लूटने में। दूर खड़े लोग इस तरह उसकी तमाशबीनी कर रहे थे मानो मेला देखने आए हों। लूटने वाले बड़े आराम से एक एक करके मानो लाइन बनाकर लूट रहे थे। कन्हैयालाल की पड़ोसिन भारी भरकम श्यामा भी टहलते हुए वहां आ पहुंची थी और पाउडर का एक बड़ा सा डिब्बा उठाए हंसती मुस्कुराती हुई बाहर निकल आई। रास्ते में उसे अपनी बेटी मिल गई तो उसे डांटते हुए बोली, मर जानिए, जा, भागकर जा, देर करेगी तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। और बेटी भागती हुई गई और दुकान के अंदर से किन्हीं गोलियों की बोतल उठा लाई थी। सड़क पर कोई तनाव नहीं था। केवल सरदार लोग घरों के बाहर नहीं निकले थे, सभी घरों के अंदर चले गए थे। चिंता की कोई बात नहीं है, दुकान वाले को बीमा कंपनी मुआवजा दे देगी। चौराहे पर खड़ी दर्शक मंडली में से एक बोला। इस पर दूसरे ने इसका खंडन करते हुए कहा, नहीं, फिसाद में अगर लूटपाट हो तो उसका मुआवजा कंपनी नहीं देती। क्या मालूम उसने फिसाद का भी बीमा करा रखा हो। इस पर कुछ लोग हंस दिए। तभी कुछ लोग दुकान के अंदर से एक अलमारी को घसीट कर सड़क के बीचों बीच ले आए और देखते ही देखते धू धू करती आग के शोले में वह जलने लगी। कुछ लोग घेरा बांधे इसके इर्द गिर्द खड़े हो गए मानो लोहड़ी जलाई गई हो। साइन बोर्ड तोड़ने वाला अभी भी छड़ से अलमारी को पीट रहा था। दुकान सरदार की है मगर घर तो हिंदू का है, तमाशबीनों में से एक आदमी बोला। इसीलिए अलमारी बाहर खींच लाए हैं। इस पर एक आदमी ने टिप्पणी की, इधर पीछे ड्राई क्लीनर की दुकान को आग क्यों नहीं लगाई? क्यों? क्योंकि उसमें एक हिंदू और एक सिख दोनों भाईवाल हैं। ये भी अच्छी रही। इस पर कुछ लोग हंस दिए। पीछे मोती नगर में ड्राई क्लीनर की एक दुकान है, किसी सिख सरदार ने है। उसे जलाने गए तो किसी ने पुकार कर कहा, ओ कमबख्तों, दुकानों सिख की है और उसमें कपड़े तो ज़्यादा हिंदुओं के ही हैं। इस पर उसे छोड़ दिया गया। अब बगल वाली सड़क से कुछ मनचले एक कार को धकेल कर ला रहे थे। 2 लड़के उसकी छत पर बैठे सवारी कर रहे थे।
सांवले रंग का लड़का यहाँ भी अपनी छड़ बराबर चला रहा था, जिससे कभी मोटर कार का एक शीशा टूटता तो कभी दूसरा, कभी उसकी छत पर गहरा गड्ढा पड़ जाता, कभी पुश्त पर। दूध के डिपो के निकट चौराहे पर पहुंचकर छत पर बैठे लड़कों को नीचे उतारने के लिए उन्होंने कार को एक बाजू उलट दिया। दोनों लड़के छलांग लगाकर हंसते हुए नीचे उतर आए। फिर छड़ का एक बार मोटर की टंकी पर हुआ, जिससे फव्वारे की तरह पेट्रोल उसमें से फूट पड़ा। किसी ने माचिस से एक तिगली जलाई और उस पर फेंक दी। फिर लड़के कार के निकट से यूं भागे जैसे दिवाली के समय पटाखों की लड़ी को दिया सलाई छुआ कर भागते हैं। धू धू करके मोटर कार जलने लगी। लो, सेठी की कार तो गई, एक आदमी बोला। इस पर एक आदमी ने ठहाका मारकर हंस दिया। क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है? ये कार सेठी की नहीं थी। ये लोग सेठी के घर के सामने से धकेल के लाए हैं। ये कार सेठी के दामाद की है जो हिंदू है। वो गाजियाबाद में रहता है। जलती कार में से गहरे काले रंग का धुआं निकल रहा था। शीघ्र ही कार का रंग काला पड़ गया। अभी भी लगता नहीं था कि कोई कार जल रही है। धुआं कम होने पर लौंडे लपाड़े जलती मोटर पर एक और छड़ जमाते हुए हंसते बतियाते आगे बढ़ गए। चौराहे के निकट खड़े लोग भी चुपचाप वहां से निकलने लगे। भीड़ तितर बितर होने लगी। कन्हैया लाल भी चला गया। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बुदबुदाता। हल्की सी आत्म प्रताड़ना उसकी भावना उसके दिल को कचोटने लगी, पर उसने अपने को ढांढस बंधाते हुए कहा, इन बातों को देखकर कम से कम मेरी आंखों में पानी तो भर आया था। मेरी हिस्स तो नहीं मर गई और लोग तो मुंह बाए देखते रह गए, हंसी ठट्ठा कर रहे थे। रास्ते में वही बुढ़िया जो सड़क पर मिली थी श्यामा को फटकार रही थी। अरे किस बदनसीब का सामान उठा लाई है। बेटी को भी ऐसे पाप करना सिखा रही है। लाख लानत है तुम पर। अभी जाओ और जहाँ से ये सामान उठाया है वहीं फेंक कर आओ। और श्यामा बुढ़िया की इस सीख को अनगर्ल प्रलाप मानकर सुने जा रही थी और धीरे धीरे मुस्कुराए जा रही थी। घर पहुंचकर कन्हैया लाल को सभी घटनाएं बड़ी बीहड़ और अटपटी लगीं। ये कोई दंगा तो ना हुआ। दंगे में तो लोग दुश्मन को पहचानते हैं, एक दूसरे को ललकारते हैं, एक दूसरे का पीछा करते हैं। पर यहाँ तो सड़क खाली थी और दुकान को जो चाहे तोड़ जाए, जो चाहे जला जाए। दंगे ऐसे तो नहीं होते। लिटेरों में एक भी चेहरा पहचाना नहीं था, एक भी आदमी अपने मोहल्ले का नहीं था। क्या हम इसे दंगा कह सकते हैं? और अब दूध की लंबी लाइन में खड़ा वह तरह तरह की चहमगोइयों की तरह तरह के फिक्रे टिप्पणियां सुन रहा था। झुटपुटा पहले से कुछ साफ हुआ था। कैसी विडंबना है। इन घटनाओं के बावजूद एक उजला सा दिन आने से पहले वातावरण में अपनी चांदनी घोल गया। यहाँ भी बहुत सी अटपटी बातें नजर आने लगी थीं। सड़क खाली थी, दुकानें बंद थीं, कोई आ जा नहीं रहा था। फिर भी दूध लेने वालों की लंबी लाइन लग गई थी। डोलची हाथ में पकड़े कन्हैया लाल लाइन में खड़े और लोगों के चेहरे पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसके पीछे खड़े दो लड़के जो शक्ल सूरत से घरों के नौकर जान पड़ते थे, आपस में बतिया रहे थे। एक कह रहा था, मुंह पर लगाने वाली क्रीम होती है या नहीं? उसी की शीशियाँ मिली हैं। और तू क्या लाया? वो ड्राई क्लीनर की दुकान थी यार। लोगों ने कुछ उठाने ही नहीं दिया। हम तो अंदर घुस गए थे, पर अंदर किसी आदमी ने हमें रोक दिया। दुकान तो सरदार की है, पर कपड़े तो सभी लोगों के हैं। कपड़े ही लूट लोगे क्या? चलो यहाँ से, हमारा हाथ तो कुछ नहीं लगा। तभी चौधरी वहाँ से गुजरा। चौधरी अपने को सेवादार कहता है, पब्लिक का सेवादार। वक्त बेवक्त जब भी कोई काम हो उसके पास जाओ तो उसी वक्त हाथ जोड़कर उठ खड़ा होता है और बात को ठीक तरह से सुने समझे बिना साथ हो लेता है। हम तो पब्लिक के सेवादार हैं, वो कहता। हमारी तो जिंदगी में कुछ बना बनाया है नहीं। हमारा बाप ये मकान हमारे नाम लिख गया है, इसी का किराया खाते हैं और पब्लिक की सेवा करते हैं। आज चौधरी बड़ी भोंडी सी टोपी पहनकर आया। लगता है उसकी पत्नी ने पुराने मोजों के धागे उधेड़कर बुन दी है, क्योंकि उसमें 3-3 रंगों की पट्टियां लगी हैं और ऊपर फुंदना लटक रहा है। चौधरी बिल्कुल जोकर लगता है। चौधरी, दूध की क्या पोजीशन है, आएगा या नहीं? ऊंचे कद का एक मद्रासी लाइन में खड़े खड़े पूछता है। चौधरी खड़ा हो गया और हाथ जोड़ दिए। अभी अभी सेंटर में टेलीफोन किया है। बाबू बोलता है, दूध तो बहुत है, आओ और आकर ले जाओ। क्या मतलब? क्या हम दूध लेने जाएंगे? ऐसे भी कभी हुआ है? दूध है तो भेजता क्यों नहीं है? बोलता है, दूध के तो ड्रम के ड्रम भरे हैं, पर भेजें कैसे? क्यों? सभी ड्राइवर सरदार हैं, उन्हें नहीं भेजा जा सकता, खतरा है ना। कहता हुआ चौधरी निकट आ गया
और मद्रासी के कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोला, कोई हिंदू यहाँ ट्रक चलाना जानता हो तो जाकर ले आए। यहाँ से कौन जाएगा? चलाना जानता भी होगा तो भी नहीं जाएगा, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। इस पर चौधरी वहीं खड़े खड़े ऊंची आवाज़ में बोला, इधर दूध लेने के लिए सभी दौड़े आएंगे, पर वहाँ से लेने कोई नहीं जाएगा। पब्लिक की सेवा करने में हिंदू की माँ मरती है। चौधरी फिर से अपना मुंह लंबे मद्रासी के कान के पास ले जाकर बोला, कल रात वकील का बेटा बहुत बोलता था, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमने कहा, साईं तू क्या कर देगा? ये मोहल्ला तो पहले ही शरणार्थियों का मोहल्ला है। यहाँ पर तो लूटे पिटे लोग आकर सिर छिपाने के लिए बैठ गए थे जब पाकिस्तान बना था। अब उन्हीं में से सिखों को चुन चुन कर मारेगा तू? लंबा मद्रासी उसकी बात सुन रहा था और आंखें बंद किए सिर हिलाए जा रहा था। मोहल्ले भर में चौधरी की ये सिफ्त मशहूर थी कि जो बात कहने लायक नहीं होती उसे तो वो चिल्ला कर कहता, पर जो बात बेमानी सी होती उसे पास आकर कान में फुसफुसा कर कहता। कल तू कहाँ था चौधरी जब लूटपाट मची थी, लोग दुकानें चला रहे थे, तो कहीं नज़र नहीं आया? क्या मुझे मरना था? वे गुंडे थे, जाने कहाँ से आ गए थे, उनके मुंह लगने के लिए क्या चौधरी ही बैठा है? फिर आदत के मुताबिक मद्रासी के कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोला, मेरे घर में दरबार साहिब रखा है ना, एक कमरे में हमने छोटा सा गुरुद्वारा बनाया हुआ है ना साईं। अब किसी बदमाश को पता चल जाता तो मेरे घर को ही आग लगा देता। अब अपना ही कोई आदमी उन गुंडों को बता देता कि इधर दरबार साहिब रखा है तो मेरे घर को ही आग लगा देते। हम हिंदू तो हैं, एक दूसरे को ही काटते हैं ना। मद्रासी फिर आंखें बंद किए चौधरी का रहस्य सुनता और सिर हिलाता। फिर आंखें खोलकर बोला, शहर की क्या पोजीशन है? इधर पीछे संत नगर के पास 7 ट्रकों को जला दिया, इधर भी 3 मोटरें जलाई हैं। वो मोटर किसकी है? कहते हैं सेठी की है। अरे सेठी की कहाँ है, मुझसे पूछो, वो तो सेठी के दामाद की है, गाजियाबाद में रहता है। वो हिंदू है, उसे पता चला कि शहर में खतरा है तो बेचारा गाड़ी लेकर मिलने आ गया, तो उसी की गाड़ी जला दी। सेठी की गाड़ी समझकर हिंदू की गाड़ी जला दी। मद्रासी की समझ में नहीं आ रहा था कि इस घटना पर हंसे या अफसोस जाहिर करे। वेस्ट पटेल नगर के पीछे एक सरदार को भून डाला है। मद्रासी की आंखें चेहरे की ओर देखने लगी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कौन था वो? कोई बढ़ई था, अपनी बेटी से मिलने आया था, उसे कुछ मालूम तो था नहीं। बलवाई आए तो बीच में कूद पड़ा, उन्हें रोकने लगा। अब वहाँ कौन सुनने वाला था उसे? वहीं। मद्रासी की आंखें खुली थीं और चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वह चौधरी के चेहरे की ओर एकटक देखे जा रहा था। चौधरी फिर अपने ढर्रे पर आ गया। कल रात वकील का बेटा कहने लगा, सभी सिख गुरुद्वारे में इकट्ठा हो रहे हैं, असला जमा कर रहे हैं, रात को 2 बजे नंगी तलवारें लेकर बाहर निकल आएंगे। मैंने कहा, अरे साईं, मेरे सामने तो एक भी सिख घर में से नहीं निकला, वे सब गुरुद्वारे में कैसे पहुंच गए? और इस वक्त असला कहाँ से लाएंगे? सभी सिख घर के अंदर बैठे हैं। और चौधरी ने गर्दन पर हाथ फेरते हुए अपनी रंग बिरंगी टोपी को माथे पर ढकेलते हुए कहा, अरे साईं, इधर किसी को पता नहीं कि क्या करे। फिर मद्रासी के कान के पास मुंह ले जाकर बोला, अभी ना समझ है ना, यही तो बात है। हिंदू सिख में पहले कभी झगड़ा तो हुआ नहीं, यही बात है। अभी दोनों कच्चे खिलाड़ी हैं। फिर हंसकर बोला, धीरे धीरे सीख जाएंगे। हिंदू मुसलमान का दंगा होता है या नहीं, उसे तो हम खूब पहचानते हैं, उससे अच्छी तरह से सीख लिया है। पीछे से किसी के कदमों की आहट भी आ जाए तो पहचान लेते हैं कि हिंदू आ रहा है या मुसलमान। क्यों साईं? पर ये तो अभी इस काम में नए हैं ना। फिर आवाज़ धीमी करके बोला, मेरे पड़ोस में वो सरदार रहता है ना, वो लंबा लंबा ऊंचा सा। आज सुबह मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा वो अपने ही घर के बाहर खड़ा था। मैंने पूछा, सरदार जी सुबह सवेरे कहाँ जा रहे हो? तो बोला, थोड़ा घूमने जा रहा हूँ। लो सुनो, शहर में क्या हो रहा है और ये घूमने जा रहे हैं। मैंने कहा, सरदार जी आज के दिन घूमने कौन जाता है? तो कहने लगे, घूमने की मुझे आदत है, घर पर बैठ नहीं सकता। वो रोज़ सुबह पार्क में टहलने जाता है। बड़ी मुश्किल से उसे घर के अंदर भेजा। फिर चौधरी बड़ी फलसफाना आवाज़ में बोला, अभी शुरुआत है साईं, अभी तो शुरुआत है। जब सीख जाएंगे तो ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। हम लोग अभी नौसिखिए हैं ना, इसीलिए तो। जब सीख जाएंगे तब तुम देखना, दूर से ही एक दूसरे को देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी तो बच्चा पैरों के बल खड़ा होना सीख रहा है।
चौधरी फिर से गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, कल साईं जब दवाइयों वाले की दुकान जलाई गई तो इसी सरदार के छोटे छोटे बेटे पीछे दरवाजे में से भागकर निकल गए आग का तमाशा देखने। ये तो हाल है। पीछे पीछे माँ भागती आई, फिर सहसा घड़ी की ओर देखकर बोला, अच्छा चलूं दूध का पता लगाऊं। और वह मुड़कर तोंद खुजलाता वहां से चला गया। लाइन में खड़े कन्हैया लाल को लगा जैसे हम सब किसी कगार पर खड़े हैं और एक झीनी कांच की दीवार हमें गिरने से बचाए हुए है। यह कांच की दीवार चटक गई तो बचाव का कोई भी साधन नहीं रहेगा और हम सीधे किसी अथाह गर्त में जा गिरेंगे। और उसने फिर बुदबुदा कर कहा, बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा। और उसे भास हुआ कि प्रत्येक संकटपूर्ण घटना की सूचना मिलने पर वह पिछले 3 साल में से एक ही वाक्य दोहराता चला आ रहा है। जब आतंकवादियों द्वारा हत्याएं हो रही थीं तब भी वो यही कहता था। जब स्वर्ण मंदिर में फौज की कार्रवाई हुई तो भी उसने यही कहा। जब इंदिरा जी की नृशंस हत्या हुई तो भी वह यही कहता रहा। और अब जब उसे राष्ट्र कगार पर खड़ा लग रहा है तो भी उसके मुंह से यही शब्द निकल रहे हैं। बढ़ई सिख के जिंदा जला दिए जाने की बात सुनकर उसकी टांगें कांपने लगीं। यूं भी वह बड़ा खिन्न और उदास महसूस करने लगा था। खड़े खड़े वो भी थक गया था। न जाने दूध आता भी है या नहीं। उसका मन हुआ कि वहाँ से निकल जाए। तभी उसकी नज़र अपने निकट ही खड़ी अपने मित्र सक्सेना की बेटी पर पड़ी जो हाथ में 3 डोलचियाँ उठाए खड़ी थी। कन्हैया लाल को बड़ा अजीब सा लगा। यहाँ दूध का कोई ठिकाना नहीं, ना मालूम आएगा भी या नहीं, और इधर ये लड़की 3 डोलचियाँ उठाए खड़ी है। तुम 3 डोलचियाँ उठा लाई हो बेटी? तुमने ये लाइन देखी है? अगर सभी लोग 3-3 डोलचियाँ दूध लेना चाहेंगे तो कितने लोगों का दूध मिलेगा? लड़की झेंप गई, फिर धीरे से बोली, एक डोलची साथ वालों की है सरदार अंकल की, दूसरी ऊपर वालों की, एक हमारी। साथ वाले? तभी कन्हैया लाल के मन में कौंध गया कि वहाँ दोनों घरों में सिख परिवार रहते हैं। लड़की उनके लिए भी दूध लेने आई है। अब कन्हैया लाल की नज़र लाइन में खड़े अन्य लोगों पर पड़ी जो अपने हाथ में 2-2 या 3-3 डोलचियाँ उठाए खड़े थे। देखकर उसका मन जाने कैसा हो गया। वह उद्वेलित सा महसूस करने लगा। थोड़ी दूर पर गंजे सिर का एक आदमी लाइन में खड़े किसी व्यक्ति से किसी घर का अता पता पूछ रहा था। कन्हैया लाल ने उसे पहचान लिया। बलराम था, उसकी जान पहचान का था। राजेंद्र नगर में रहता है, पर यहाँ क्या करने आया है? बलराम, कन्हैया लाल ने आवाज़ दी। बलराम ने सिर ऊंचा किया और लाइन में कुछ देर तक देखते रहने के बाद कन्हैया लाल को पहचाना और आगे बढ़ गया। इधर सुबह सुबह क्या करने आए हो? कहीं आग लगाने आए हो क्या? बलराम मुस्कुराया। अब यही काम करना बाकी रह गया है, यही करने आया हूँ। फिर धीरे से बोला, इधर किसी से मिलने आया हूँ। कौन है वो? एक बुजुर्ग सरदार जी हैं, पीछे पाकिस्तान से हैं, हमारे ही कस्बे के हैं, हमारे पिताजी के बड़े दोस्त हैं। मैंने सोचा उनकी खैर खबर ले आऊँ, कल बड़ी गड़बड़ रही है ना। फिर आसपास के मकानों को नीचे ऊपर देखकर बोला, यहीं कहीं रहते हैं। अब मैं मकान भूल गया हूँ, बहुत दिनों से मेल मुलाकात नहीं हुई थी। फिर कन्हैया लाल की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ घूम गया। शायद पिछली सड़क पर रहते हैं। सरदार केसर सिंह नाम है उनका, मोटर पार्ट्स की दुकान करते हैं। और वह पिछली सड़क की ओर घूम गया। उसे जाते देखकर कन्हैया लाल को लगा जैसे हम लोग इतिहास के झुटपुटे में ही जी रहे थे। आपसी रिश्तों के इतिहास का पन्ना पलटा जा रहा है, दूसरा खुल रहा है। इस अगले पन्ने पर जाने लगे हमारे लिए क्या लिखा हो। तभी कहीं दूर से घरघराने की आवाज़ आई। लाइन में खड़े सभी लोगों के कान खड़े हो गए। किसी प्रकार की ऊंची आवाज़ से लोग चौंक जा रहे थे। फिर एक आदमी जो किसी के घर का नौकर जान पड़ता था, मोड़ काट कर भागता हुआ सामने आया। दूध आ गया, दूध की लॉरी आ गई। और लाइन में अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। दूध कैसे पहुंच गया? सभी की आंखें सड़क की ओर मुड़ गईं। लॉरी ने मोड़ काटा और इठलाती हुई सी डिपो की ओर आने लगी। हिचकोले खाती जगह जगह से घिसी पीटी, पर लाइन में खड़े लोगों की नज़र में स्वर्ग सुंदरी लग रही थी। लाइन में हरकत आ गई। वह टूटने को हुई, पर शीघ्र ही संभल गई। लंबी लाइन एक बार टूट गई तो बावेला मच जाएगा। एन डिपो के सामने बस आकर रुकी। ड्राइवर ने खिड़की में से सिर बाहर निकाला और पीछे खड़े क्लीनर को आवाज़ लगाई। फिर दरवाज़ा खोलकर पायदान पर खड़ा हो गया। अरे, ड्राइवर तो सरदार है, ये यहाँ कैसे पहुँच गया? लंबी लाइन में खड़े सभी लोग सिख ड्राइवर की ओर अचंभे से देखे जा रहे थे। कन्हैया लाल से नहीं रहा गया। वो लाइन में से निकलकर लॉरी के पास जा पहुँचा। सरदार जी,
आप कैसे? इस पर सिख ड्राइवर ने मुस्कुराया और बोला, बाबा बच्चों ने दूध तो पीना है ना। मैंने कहा, चल मना, देखा जाएगा जो होगा। दूध तो पहुंचा आए और फिर क्लीनर को दूध का पाइप लगाने की हिदायत करने लगा। दोस्तों, ये अंत था इस कहानी का। साथ जुड़े रहिए एक और नई कहानी के लिए।